आर्थिक सुधार कार्यक्रम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, कृषि सुधार, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजना। औपनिवेशिक आर्थिक विरासत, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कर प्रणाली, सामाजिक क्षेत्र में सीमित निवेश, पूंजीगत एवं भारी उद्योग की कमी, अन्यायपूर्ण क्योंकि निर्धन वर्ग पर अधिक दबाव, सामंती संबंध, तकनीकी पिछड़ापन, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं, अत्यधिक जन्म एवं मृत्यु दर 32 वर्ष जीवन प्रत्याशा, 16% साक्षरता दर। औपनिवेशिक आर्थिक विरासत, औपनिवेशिक आर्थिक विरासत के रूप में भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट, आर्थिक व तकनीकी पिछड़ापन मिला। इतना ही नहीं, भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक व तकनीकी पिछड़ेपन के अतिरिक्त पूंजी का अभाव एवं उद्यम की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य कुल 800 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से मात्र 300 मिलियन हेक्टेयर में ही खेती होती थी, उसमें भी केवल 17% भूमि ही सिंचित थी। फिर कृषि के क्षेत्र में सामंती संबंध कायम थे तथा भूमि का वितरण असमान था। कृषि क्षेत्र तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था। इनके कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। औद्योगिक क्षेत्र, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया गया था। इस कारण भारत में पूंजीगत एवं भारी उद्योगों का अभाव तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी थी। कर प्रणाली भी अन्यायपूर्ण थी। समाज के धनी वर्ग को सीमित मात्रा में कर देना होता, जबकि निर्धन वर्ग पर कर का अधिभार अधिक था। उदाहरण के लिए, भू राजस्व एवं नमक कर का अधिभार सबसे अधिक था। सामाजिक क्षेत्र में सीमित निवेश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा था। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 16% थी, जबकि जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी। नेहरूवादी विकास मॉडल को प्रेरित करने वाले कारक। सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल। बम्बई प्लान 1944-45। सोवियत रूस एवं जापान की औद्योगिक सफलता। नेहरू का समाजवाद। आर्थर लेविस का आर्थिक विकास मॉडल। आर्थिक मंदी के पश्चात केनेसियन अर्थशास्त्र पर आधारित पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। नेहरूवादी विकास मॉडल को प्रेरित करने वाले कारक। सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल। यह मॉडल सर्वप्रथम सोवियत रूस में तैयार हुआ था तथा आगे चीन ने भी इस मॉडल को अपनाया। इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण की बात की जा रही थी। इसके तहत भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित कर भूमि के सामूहिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड पर बल दिया गया, अर्थात भूमि पर से निजी स्वामित्व को समाप्त कर भूमि को सामूहिक नियंत्रण में रख दिया गया। इसका सीधा लाभ सोवियत रूस को मिला। आर्थिक मंदी के पश्चात केनेसियन अर्थशास्त्र पर आधारित पूंजीवादी मॉडल 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने मुक्त अर्थव्यवस्था, लेसीज फेयर पर आधारित पूंजीवाद के युग को समाप्त कर दिया था। फिर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अर्थव्यवस्था के संचालन में राज्य को बड़ी भूमिका दे दी थी। राज्य का काम मान प्रबंधन करना था तथा अर्थव्यवस्था को मंदी एवं मुद्रास्फीति के चक्र से बचाना था। बम्बई प्लान
1944-1945 बम्बई प्लान के माध्यम से भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने भी यह संदेश दिया था कि अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए तथा राज्य को निवेश के लिए आगे आना चाहिए, जिससे प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास हो सके। सोवियत रूस एवं जापान की औद्योगिक सफलता। भारत के विकास के लिए व्यापक औद्योगिकरण को आवश्यक माना गया। स्वतंत्र भारत के समक्ष 2 देशों के उदाहरण थे, प्रथम जापान, दूसरा सोवियत रूस। जापान एक एशियाई देश होते हुए भी औद्योगिकरण के बल पर काफी आगे बढ़ गया था, जबकि सोवियत रूस भी सफलतापूर्वक नाजी आक्रमण का सामना कर सका था। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर सोवियत रूस एवं जापान के औद्योगिकरण से बहुत प्रभावित थे। नेहरू का समाजवाद स्वतंत्र भारत की सरकार औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना तो चाहती थी, परंतु वह आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना चाहती थी। इसलिए वह औद्योगिकरण को पूरी तरह पूंजीवादी संरक्षण में लाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाना चाहती थी, जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के लिए जगह हो। इसलिए औद्योगिकरण में राज्य को भी भूमिका दी गई। आर्थर लेविस का आर्थिक मॉडल नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहीं न कहीं अर्थशास्त्री लेविस के मॉडल पर आधारित था। इस मॉडल के अनुसार एक अविकसित अर्थव्यवस्था में एक कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है जहां अतिरिक्त श्रम, सरप्लस लेबर, उपलब्ध होता है। अगर उस श्रम को दूसरे क्षेत्र में लगा दिया जाए तो उससे कृषि उत्पादन कम नहीं होगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में उन श्रमिकों की उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी। इससे सभी क्षेत्रकों का परस्पर विकास होगा। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजना। औद्योगिकरण की सफलता के लिए कृषि सुधार आवश्यक। संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार, हरित क्रांति का आरंभ। जमींदारी उन्मूलन, भूमि हदबंदी, भूमि चकबंदी, रैयतों की सुरक्षा। भूदान आंदोलन 1951। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, नवीन संस्थाओं की स्थापना। बहुउद्देशीय परियोजना। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजना। कृषि विकास, औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत कृषि आधार का होना आवश्यक था। कृषि सुधार के क्रम में 2 प्रकार के कदम उठाना आवश्यक था, प्रथम संस्थागत सुधार तथा दूसरा तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार 1. जमींदारी उन्मूलन। 1949 में गोविंद वल्लभ पंत समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकारों को जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्देश दिया गया, परंतु 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन के बाद ही वास्तविक रूप में जमींदारी उन्मूलन संभव हो सका। फिर इसकी सबसे बड़ी सीमा ये रही कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी भूमि के एक बड़े भाग पर जमींदारों का नियंत्रण बना रहा। रैयतवाड़ी सुधार कानून। इस कानून के 2 प्रमुख लक्ष्य थे। प्रथम, रैयतों को भूमि पर नियंत्रण दिया जाना। द्वितीय, भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन के 1/4 से 1/6 करना, किंतु इस क्षेत्र में भी सीमित सफलता ही मिली। 3. भूमि हदबंदी। 1959 में कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में राज्य सरकारों को भूमि हदबंदी लागू करने की अनुशंसा की, परंतु हदबंदी की निम्नलिखित सीमाएं थीं।
हदबंदी की सीमा बहुत अधिक निर्धारित की गई। बागवानी खेती को उससे बाहर रखा गया। परिवार के बदले निजी व्यक्ति पर सीमा निर्धारित की गई। फिर हदबंदी कानून के क्रियान्वयन में विलंब के कारण भूमि को संबंधियों के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। 4. भूमि चकबंदी ब्रिटिश शासन का एक दुष्प्रभाव था, भूमि का विखंडन। इसके कारण उत्पादन में ह्रास हुआ था। अतः इस दोष को दूर करने के लिए भूमि चकबंदी आरंभ की गई, किंतु चकबंदी का ये कार्यक्रम महज पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुआ, अन्य क्षेत्रों में नहीं। सीमा भूमि सुधार के मोर्चे पर सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस कारण औद्योगिकरण का प्रयास भी हतोत्साहित हुआ। भूदान आंदोलन 1951। एक महान गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने भूमि के पुनर्वितरण का बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीका अपनाने का प्रयास किया। इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। भूदान आंदोलन की यह घोषणा थी कि सभी भूमि गोपाल की है, अतः भूमिधारी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी भूमि का छठा भाग निर्धन हेतु दान में दे। विनोबा ने यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक स्थल पर आरंभ किया। यह आंदोलन उड़ीसा में सबसे अधिक सफल रहा तथा इसके तहत लगभग 4 लाख एकड़ भूमि अर्जित की गई। उपलब्धि यह वर्ग समन्वय के माध्यम से आर्थिक पुनर्वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता था, और अगर यह सफल हो जाता तो शांतिपूर्ण आर्थिक रूपांतरण का एक मॉडल बन जाता। सीमाएं 1. भूदान में दी गई अधिकांश भूमि या तो खेती लायक नहीं थी अथवा विवादास्पद थी। 2. इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तेलंगाना में साम्यवादी आंदोलन को प्रतिसंतुलित करना था। 3. इसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता था कि ग्रामीण मजदूरों को थोड़ी सी भूमि देकर उसे गांव में रोके रखना, ताकि वे जमींदारों के श्रमिक के रूप में काम कर सकें। तकनीकी सुधार। भूमि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के बाद तकनीकी सुधार को प्राथमिकता दी गई और इसी का परिणाम था हरित क्रांति। भारत पाक युद्ध के समय अमेरिकी रुख तथा अमेरिका के द्वारा PL 480 के तहत आर्थिक सहायता रोके जाने की प्रतिक्रिया में भारत ने खाद्य सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता दी तथा इसी क्रम में जय जवान जय किसान का नारा आया। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने हरित क्रांति की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित की, परंतु वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुआ। मेक्सिको के गेहूं की प्रजाति के साथ रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं व्यापक सिंचाई के माध्यम से हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया। उपलब्धियां। 1. खाद्यान्नों का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया। 2. ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, कीटनाशक के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के क्रम में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। 3. खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ, अतः विदेश नीति में इसकी आवाज अधिक स्वतंत्र हुई। सीमाएं। 1. इसका वास्तविक लाभ भारत के सीमित क्षेत्रों को प्राप्त हुआ, यथा पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 2. अब कृषि निवेश एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए धनी एवं निर्धन किसानों के बीच विषमता बढ़ी। 3. अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक खाद के कारण भूमि में लवणता बढ़ गई। 4. जैव विविधता का भी ह्रास हुआ। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, नवीन संस्थाओं की स्थापना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीव्र औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के विकास
इस्पात उद्योगों की स्थापना एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर बल दिया। विज्ञान एवं तकनीकी। पंडित नेहरू के लिए विज्ञान के दो पक्ष थे, प्रथम दृष्टिकोण और दूसरा तकनीकी। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। उद्देश्य, जहां पश्चिमी देशों ने विज्ञान और तकनीकी का उद्देश्य साम्राज्यवादी हितों का संवर्धन बनाया था, वहीं पंडित नेहरू ने इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण एवं गरीबी दूर करना निर्धारित किया। संस्थागत विकास। CSIR 5 IIT कॉलेज की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। पहला परमाणु रिएक्टर बॉम्बे के ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ। उसी प्रकार तुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई। विज्ञान एवं तकनीकी के संवर्धन में पंडित नेहरू को अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग मिला। ये व्यक्ति थे होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ शाह तथा M विश्वेश्वरैया। इस्पात उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य। भारत की स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र में 2 इस्पात उद्योग स्थापित थे। उनसे मिलियन टन का उत्पादन होता था, परंतु नेहरू की सरकार ने 6 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा। इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूर्व 3 राष्ट्रों के साथ इस्पात उद्योग स्थापित करने पर समझौता किया गया, यथा ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर में, जर्मनी के साथ रूरकेला में, सोवियत रूस के साथ भिलाई में। बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में उत्तरी अमेरिका और सोवियत रूस की तरह अनेक नदियां थीं। अतः हमारे नीति निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मॉडल से प्रभावित होकर भारत में भी इस परियोजना के लिए जगह बनाई। इसके तहत एक तीर से 3 शिकार करने की योजना बनाई गई, यथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन। इस प्रकार की पहली बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना थी। यह विश्व की दूसरी बड़ी परियोजना थी। जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषित किया कि बांध भारत के मंदिर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण तथा महालनोबिस आर्थिक मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया और उसी योजना में यह मॉडल तैयार हुआ जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका मॉडल सांख्यिकी विभाग के प्रधान PC महालनोबिस ने तैयार किया था। PC महालनोबिस मॉडल की विशेषताएं। 1. मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति। 2. आयात प्रतिस्थापन की नीति पर बल, अत्यधिक सीमा शुल्क लगाकर वस्तुओं के आयात को सीमित करना। 3. पूंजीगत अथवा भारी उद्योगों की स्थापना, सोवियत रूस के मॉडल पर। 4. निवेश के लिए बचत को प्रोत्साहन तथा बचत को बढ़ाने के लिए कठोर मौद्रिक नीति। 5. रोजगार संवर्धन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना। 6. कुछ पूंजीपतियों के हाथों में अधिक उद्योगों के संकेंद्रण को रोकने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति का आरंभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की उपस्थिति। पूंजीगत अथवा भारी उद्योगों की स्थापना। बचत को प्रोत्साहन, अधिक बचत। आयात प्रतिस्थापन की नीति पर बल। मौद्रिक नियंत्रण। रोजगार संवर्धन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, विनियमन एवं लाइसेंस नीति 1951।